से कर रहे होंगे, हमने राष्ट्र को निर्माण के लिए काम किया, वो तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस में बता रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, कुछ तो ये जो पैसा आता है वो सैलरीज का आता है, पर काफी पैसा लैंड प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आ रहा है। ये प्रॉपर्टी साउथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो फॉरेन इंटरेस्ट से खरीदी जा रही है, और इंडस्ट्रियल पार्क, कमर्शियल पार्क, ऑफिस पार्क खरीदे हैं। तो कहीं ये तो नहीं जमाना आ जाए जब वो कहेंगे कि हम रेंट उसी को करेंगे जो हमारी रिलीजन का है। हाँ, अभी देखो स्कूलों में तो हो रहा है कि आपको साउथ में कोई अच्छा स्कूल हो तो यदि आप कन्वर्ट करो तो फीस माफ हो जाएगी, नहीं तो स्कूल में अंदर आना बहुत मुश्किल है और उसमें फीस भी बहुत ज्यादा है। ये कई लोगों ने हमको बोला कि हम इसलिए कन्वर्ट हो गए क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में जा सकें, और अदरवाइज उसके हमारे को कोई कारण नहीं था कन्वर्ट होने के लिए। सो एक जमाना ऐसे भी आ सकता है। अब देखिए, एजुकेशन के लिए लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसके कोई कानून नहीं है जो उसको रोक सके। तो शायद नौकरी के लिए भी एक जमाना आ सकता है कि कोई कहे हमने ये ऐसी फंडिंग दिया है और प्रेफरेंस देंगे, जो लोग इस जाति के हैं या इस रिलीजन के हैं उन लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस तरह से एक तरह के हम खरीदे जा रहे हैं। ये हमारा, और इसमें बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ। अब अकेले उत्तराखंड में, अब छोटा सा है ये तो 40,000 अकेले उत्तराखंड में। अब कितना सा है ये पहाड़ यहाँ है, और आप देखो कोई बढ़िया काम होता है। अब उत्तराखंड में आपदाई कोई एनजीओ नहीं दिखा आपको? 48,000 एनजीओ हैं यहाँ अकेले उत्तराखंड में। आप देखिए, उत्तराखंड में जब 48,000 हैं तो पूरे हिंदुस्तान में ये कई लाख एनजीओ, बहुत लाख है, हाँ, कई लाख एनजीओ, फिर ट्रस्ट, और फिर वो मैंने बोला था एक बार, विदेशी पैसा और विदेशी पुरस्कार जिन लोगों को मिला है उनसे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल जी। और देखिए, ये हमने एक प्रोजेक्ट, इसको भी जरा थोड़ा बताओ। हाँ, ये हमने एक प्रोजेक्ट दिया, ये उत्तरांचल में अल्मोड़ा के पास एक ग्रांट दिया किसी को, कि उसने देखा कि ये ग्रांट का ये पर्पस था कि जड़ी बूटियां जो हैं इलाज के लिए, जो जानवरों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां, आयुर्वेद जानवरों के लिए भी है, उसके लिए उसकी पूछ के लिए कि ये क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये लोगों ने हमको बताया कि कई फॉरेन एनजीओज उनका काम है ये जड़ी बूटियां, उनकी कटिंग्स लेकर सीख करके ये कैसे उगाते हैं, इसका क्या फायदा होता है, ये से करके वो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज देते हैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को, और वो पैटर्न ले ले। इस इंडिया की कई तरह की इस तरह की नॉलेज को एक तरह के चोरी समझ सकते हैं। ये भी एक काम है, पर वो एनजीओ किसान को बोलेगा कि हम आपको सहायता करने के लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए एक स्कूल लगा देंगे, लगा भी देंगे शायद, अब आपके लिए डिस्पेंसरी लगा देंगे, आपको अच्छी तनख्वाह भी दे देंगे। अब मैं आपको एक कहानी देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने कभी पब्लिक में नहीं डिस्क्लोज किया, ये मेरी पुस्तक में निकलेगा। मैं कई बार तो निकालता नहीं पुस्तक के बिना मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ पुस्तक में ही निकले। लेकिन स्वामी जी के साथ मैं बैठा हूँ, अब मैं ऐसी बात बताऊंगा क्योंकि ये आयुर्वेद की बात है। जी। ये आयुर्वेद की कहानी है। देखिए, जब मैं अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट्स को ऋषिकेश ला रहा था तो एक वहां आनंद स्पा, 7 स्टार स्पा खुल रहा था। अब काफी चला हुआ है, बहुत चला हुआ है। उस वक्त खुला नहीं था, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में खुलने वाला था। ये करीब 2001, 2, 3 की बात है। तो मैं जा रहा था और मेरे साथ ये 2 अमेरिकन आदमी थे जो वहाँ के टीचर थे। तो हम बहुत थके हुए थे, हम गंगोत्री से वापस आ रहे थे, तो हमने कहा कि कहीं रेस्ट करना चाहिए। तो इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग, हम अंदर चले गए तो उन्होंने हमको रहने दिया। अभी ऑफिशियली खुला नहीं था। अब वहाँ हम आयुर्वेदिक मसाज किया, तो वो जो एक आदमी था मसाज करने वाला, वो केरला का ट्रेंड था। हम हमेशा बातचीत करते हैं, जो यूएसए में भी जो मसाज करने वाले हैं केरला के, हम हमेशा उनसे खूब उनकी कहानी सुनते हैं, क्या क्या हो रहा है, ताकि हमको नॉलेज भी आए, आइडिया भी आए। तो उसने हमको कहा कि हम आयुर्वेद से भी आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा तो आयुर्वेद के भी आगे बढ़ गए हैं। तो इसे सर हम अवेदा यूज करते हैं, अवेदा प्रोडक्ट। मैंने कहा अवेदा प्रोडक्ट? इसे हाँ, ये दिस इज मोर एडवांस देन आयुर्वेद, हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, अवेदा। अच्छा, मैं इसकी कहानी बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो फिर जब हमारा मसाज खत्म हुआ
तो मैं विंडो पर गया, मैंने कहा मैं अवेदा का जो सैंपल है मैं खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि इस पे जो एड्रेस लिखा है मैं फिर वो पूछताछ करूंगा ये कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बेचते नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं, पर आपको एक दे देंगे। तो हमने एक ले लिया शीशी। हम यूएसए गए, हमने फिर अवेदा की रिसर्च शुरू की, और अभी हम अवेदा की सारी कहानी एक पुस्तक में निकालेंगे जो हमको आपको 2-4 मिनट में बताते हैं। अवेदा स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, अवेदा। हाँ, और ये एक अमेरिकन कपल अब बिलियनर बन गए हैं। वो 1960s में आया करते थे हर साल, और यहाँ इनका गुरु था, वो गुरु से सीखते थे, ये बहुत कुछ सीखते थे। और एक बार वो बीमार हो गए और किसी ने उनको आयुर्वेद जड़ी बूटी से इलाज कर दिया, और वो इलाज इतना अच्छा लगा कि वो उसके जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन थी उसके वो सैंपल यूएसए ले गए और बेचना शुरू कर दिया। और हर साल वो यहाँ आते थे, एक उनकी अपनी कहानी लिखी हुई है उनकी, आते थे और वेबसाइट और ये सूटकेस भर के आयुर्वेद वापस लेके जाते थे और उसको वहाँ बेचते थे, और उनका मुफ्त में टिकट निकल आता था। तो ये ज़्यादा अमीर नहीं थे, हिपी टाइप लोग थे, गरीब टाइप लोग थे और साधारण लोग थे। और ऐसे करते करते फिर उन्होंने यहाँ से जो आयुर्वेद खरीदना शुरू किया और अपना ब्रांड लगा दिया अवेदा, और वहाँ अच्छी तरह से बॉटल, अच्छी तरह से पैकेजिंग फैंसी करके मॉडल्स लगा के मार्केटिंग शुरू कर दी। वो बहुत चलना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेज, इस पर हमारे को दुख है, पहले तो जो एक्सपोर्ट किया वो तो ठीक है, दुख ये है कि उन्होंने केरला में जो वैद्य हैं और आयुर्वेद के वैद्य हैं उनको हायर करके यूएसए में ले गए, और उनके साथ जहां पर फार्मिंग होती है केरला में, वहां जाके उनको एड दी। एड मतलब हमको आपको हेल्प कर रहे हैं, पर एड का मतलब यह था कि वहां से कटिंग लेंगे, सीखेंगे कैसे फार्मिंग होती है, ताकि कैलिफोर्निया में फार्मिंग शुरू हो जाए। तो उन्होंने यूएसए में बहुत लार्ज स्केल आयुर्वेदिक के जो जड़ी बूटियां उनकी फार्मिंग शुरू की। अब ये काम बहुत बढ़ गया, और जो अब उनको हिंदुस्तान की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप उगा रहे हैं, और जो नॉलेज है वो वैद्य ने उनको वैसे ही दे दी। तो अब ये लेडीज प्रोडक्ट में नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड, फेस क्रीम्स, हेयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, अवेदा, नेचुरल, नो केमिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये आइडिया, दिस इज द वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड इन हाई क्लास, मोर देन एवॉन, शेवॉन, वो तो छोटी मोटी बात है। और फिर करीब 10 साल हुए, एस्टे लॉडर ने उनको खरीदा। एस्टे लॉडर फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉस्मेटिक्स कंपनी है एस्टे लॉडर। एस्टे लॉडर ने उनको बहुत ज्यादा वैल्यू से खरीद लिया। अब उनके एस्टे लॉडर के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें देखो, अवेदा डिवीजन जो है, अब अवेदा एक अलग डिवीजन है, ये करीब 4-5 बिलियन डॉलर्स की डिवीजन है। 4-5 बिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी इंडिया में कोई कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है, कोई सारी इंडिया की आयुर्वेद प्रोडक्ट कंबाइन करके उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, उनकी सेल है। सो हमने उन लोगों को इंटरव्यू किया कि देखो, आपने एक तो उसको आयुर्वेदा नहीं कहलाते, उसको कहते हैं हमारे पैटेंटेड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सब अपने अपने पैटेंट लगा रखे उन्होंने। तो हमने कहा कि देखो, अब आपने इंडियन फार्मर को कितनी रॉयल्टी दे रहे हैं आप? तो वो कह रहे कुछ नहीं दे रहे। तो आपको इंडियन फार्मर को रॉयल्टी देनी चाहिए, उनकी नॉलेज है। अब जब इंडिया वेस्ट से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, तो रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल लॉ है। तो आपने जो जड़ियां बूटियां ली वो भी तो होना चाहिए। तो कहता है नहीं, वहां पर कोई पैटेंट वैटेंट नहीं था, तो हमने तो उनको हेल्प दी, वो भी बड़े अच्छे लोग थे। हम वो फिर मेरे को फोटो दिखाने शुरू कर दी कि देखिए इसके साथ हमने फोटो ली, हमने चिट्ठी लिखी, उसने भी चिट्ठी लिखी, हमने वहाँ स्कूल शुरू किया। मतलब छोटा मोटा काम उन्होंने कर दिया, और करोड़ों का, अरबों का उन्होंने फायदा लेके वो चले गए। अब ये कहानी, इसमें हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में एक और प्रोजेक्ट का फंडिंग किया था। वो आयुर्वेद का नहीं था, वो कोई और प्रोजेक्ट था। वो साइंस एंड रिलीजन पे हमने एक प्रोजेक्ट योजना शुरू की थी काफी साल पहले, कि ये हमारे धर्म के मुताबिक साइंस एंड रिलीजन पे रिसर्च होनी चाहिए। तो क्योंकि हम जाते थे वहाँ
हर साल 2-3 बार। तो उन्होंने हमको कहा कि आप इस बार हम आपको बड़ी बड़ी एक और चीज दिखाएंगे, यू विल बी वेरी प्राउड। तो हमने कहा दिखाइए। तो वहाँ वो हमको एक अर्बल फार्मिंग, जड़ी बूटियों का फार्मिंग, वो जो कैलिफोर्निया वाले कर रहे थे, वो उन्होंने हमको टूर दी। उन्होंने कहा कि ये तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि हम सारे बेस्ट जो वर्ल्ड के आयुर्वेदिक जड़ियाँ बूटियाँ यहाँ जो उगा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो आप उगा रहे हैं, तो ये कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा हम इंडिया से लाए हैं, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से। और किसी को इंडिया में उन्होंने $1 भी रॉयल्टी का या किसी का नहीं दिया, सब उन्होंने ले लिया, अपने पैटर्न दिए, अपने ब्रांड नेम लगाई और चलाई। तो ये जो है हाउ आयुर्वेदा बिकेम अवेदा, मतलब जैसे आयुर्वेदा को अवेदा बनाकर किसी ने इतना बड़ी मल्टीनेशनल लगा ली, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। और इस तरह की हमारे पास करीब 100 कहानियां हैं, कोई किस सब्जेक्ट में, कोई किस टॉपिक में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई मेंटल हेल्थ में, कोई मेडिसिन में, हर एक जगह में इस तरह की जो हमारी नॉलेज चल जा चुकी है और हमको ये पता भी नहीं और हम फिर भूल जाते हैं। और फिर अवेदा जैसी कंपनी सारी दुनिया में जाके, चाइना में उनके फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मेड इन USA चाइना में लगा रहे हैं, बाकी कंट्रीज में लगा रहे हैं, और जो हम हैं वो हमारे को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये काम, इन तरह की चीजों को हम रिसर्च कर रहे हैं। इस समय भारत की मुख्य चुनौतियां, आप वैश्विक स्तर पर जो भारत के खिलाफ जो वो लोग आगे 50, 100, 500 सालों का सोच के करते हैं ना, वो तो सारे काम कि धीरे धीरे हम 10 साल में यहाँ पहुंचेंगे, 20 साल में यहाँ, 25 साल में यहाँ, 50 साल में यहाँ, वो लोग आने वाले 10-20 साल नहीं, आने वाले 50 साल, 500 सालों की योजना बना करके काम करते हैं। आने वाले 50 सालों के बारे में बैठ करके सोचो, तब जाकर के हम हिंदुस्तान को बचा पाएंगे। और हम सब मिलकर के यदि नहीं सोचेंगे तो आने वाले उनके 50 सालों की क्या योजना है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में। 500 साल की नहीं बात कर रहा, 50 सालों के बारे में दुनिया की जो अलग अलग ताकतें हैं वो भारत को कैसे तोड़ने के बारे में सोचते हैं, जरा दो इसके 5-7 कुछ। तो ये जो है उनके जो इरादे हैं जी, चाहे वो इंडिविजुअल अच्छा आदमी भी हो, पर वो जो नौकरी के यहाँ कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए ना, जहाँ उसकी नौकरी है, जहाँ वो जुड़ा हुआ है, आइडियोलॉजी तो वहीं से आती है ना। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये आदमी तो बहुत शरीफ लग रहा है, मेरे साथ चाय वाय पीता है, बड़ा अच्छा आदमी है, वो इंडिविजुअल की तरह अच्छा भी हो सकता है। ये नहीं कि उसके इरादे बुरे हैं, पर वो उसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो ये नहीं कि उसको ये नहीं फील होता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको ये फील होता है मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक काम ही कर रहा हूँ, तभी तो वो आराम से कर सकता, 50 साल तक ये भी कर ही जा सकता, क्योंकि उसको ये वो कन्विंस्ड है, यकीन है उसको कि मैं ये ठीक ही काम कर रहा हूँ। तो फिर आपको इंडिविजुअल के पीछे और क्या है, उनकी इंस्टीट्यूशन क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी क्या विचार है, स्ट्रैटेजीज है, वो देखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि सिर्फ ये इंडिविजुअल क्या कह रहा है, ठीक है ना। और ये जब हम देखते हैं, ये चाइना आइडियोलॉजी दूसरों को लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, इस तरह की आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट तो करता जा रहा है। और नेपाल तो ले लिया उन्होंने, और मतलब पूरा लिया नहीं, लेकिन वहां पर काफी उन्होंने आंदोलन काफी कामयाब हुए हैं। हो गए हैं, और भूटान में भी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारी नदियां हैं, ये सब पहाड़ों से आती है, और वो जहां से शुरू होती है वहां तिब्बत या नेपाल या भूटान या इन नॉर्थ ईस्ट, यहां से पानी बहुत आता है। हमारे जो पानी नॉर्थ इंडिया में आता है ज्यादातर वहां से शुरू होता है। अब जो गंगा है, गंगोत्री से तो ठीक है, लेकिन वो छोटी नदी है, तब बड़ी नदी तब बनती है जब नेपाल का पानी इंडिया में आता है। नेपाल का पानी कहीं और जा नहीं सकता, वो सागर जाने के लिए इंडिया के थ्रू आता है, इंडिया के ऊपर ही आता है। सारा जो बर्फ पिघलती है और जितना भी बारिश पड़ती है नेपाल में, वो सारा पानी इंडिया की नदियों में आता है, वो गंगा में आता है। तो वो गंगा का पानी भी नेपाल से शुरू होता है। अब नॉर्थ ईस्ट का पानी जो ब्रह्मपुत्र का है, वो भी तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट से आता है। अब चाइना की ये टेक्नोलॉजी है कि वो रिवर्स, जो लार्ज नदियां हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के अंदर ही एक दो रिवर्स को 1000 मील दूर तरफ, मतलब पाइपलाइंस लेकर पानी को पलटाकर डैम बनाकर दूर ले जा रहे हैं। अब चाइना की आबादी बहुत है, उनको डेजर्ट भी बहुत है, उनको पानी की बहुत जरूरत है, उनको ऑयल की जरूरत है, उनके पानी की भी बहुत जरूरत है। इंडिया से वो ऑयल तो नहीं ले सकते, पर इंडिया से पानी ले सकते हैं। तो इसलिए वो जो बॉर्डर एरियाज हैं, उनके लिए, उनकी स्ट्रैटेजी के लिए ये दूरदर्शी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी काम है। और हमने इसको इस तरह से नहीं समझा।
हमने ये इस तरह से नहीं समझा कि ये जो लड़ाई है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये पानी के बारे में है, ये कोई ऐसे छोटी मोटी जमीन की बात नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है और इस तरह हमको समझना चाहिए। और ये जो मुगलस्तान प्रोजेक्ट है जो हम कह रहे हैं, ये तो ये जो लफ्ज है मुगलस्तान, ये लफ्ज को काफी इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के बाहर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो तालिबान ने, मुल्ला अमर ने कहा था कि मेरा गोल ये है, मेरा ये प्लान है कि दिल्ली के रेड फोर्ट के ऊपर काला झंडा तालिबान का लगाना, ये मेरा काम है, ये उसने कह चुका है, स्टेटमेंट दे चुका है। और जो ये वेस्टर्न सेक्युलरिस्ट इंडियन भी उनमें मिले हुए हैं, इंडियन की एजुकेशन भी उसी तरह की हो चुकी है, ये जो मिले हुए हैं, इनको भी भारत से कुछ ही, उनको भारत के से प्यार इसीलिए है कि भारत से हम पैसा बना सकते हैं, भारत से हम धन निकाल सकते हैं, भारत से हम कोई चीज प्राइवेटाइज करके उसमें से पैसा निकाल कर बेच सकते हैं फॉरेन कंपनी को। तो भारत को, भारतीय संस्कृति के साथ उनको प्रेम नहीं है, उनको तो प्रेम सिर्फ ये है कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है। अब जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं, हम जिसको कहते हैं सेंसेक्स इकोनॉमी, ये हमने टर्म यूज किया सेंसेक्स इकोनॉमी। ये जो सेंसेक्स इकोनॉमी है, वो जो पहले कई लोग, 1000 लोग ठेले वाले बेचते थे, 1000 फैमिलीज, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट ओन्ड थे, हर एक अपना अपनी ओनर था, वो उनको रिप्लेस करके, उनको निकाल कर एक सुपरमार्केट बन जाती है। और वो सुपरमार्केट में वो जो 1000 लोग हैं, उनके बच्चे वहां जाके नौकरी करते हैं, कोई कैश रजिस्टर पर है, कोई जमादार है, कोई ये वो है। तो इसका मतलब जो उनका अपना फैमिली का धंधा था, वो फैमिली का धंधा नहीं रहा, अब तो वो नौकरी कर रहे हैं। ये जो पहले कैपिटल था, ये बड़ा डिसेंट्रलाइज था, 1000 फैमिलीज के हाथ में ये कैपिटल था, वो अब सेंट्रलाइज करके एक व्यापारी के हाथ में हो गया है। और वो व्यापारी फिर फॉरेन इन्वेस्टर ले आता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर ले आते हैं, मतलब उसको आप तो वो अरबपति बन जाता है और फॉरेन इन्वेस्टर को वो इक्विटी बेच देता है, तो ये काफी उसका धन इंडिया से बाहर चले जाता है। सो ये जो इंडिया के बिलियनियर्स हैं, जिसको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, पैसा बनाया, ठीक बात है, लेकिन उनका जो एक पैर इंडिया में, एक पैर बाहर है, उनकी जो लॉयल्टी है वो यहाँ परमानेंट हर एक केस में नहीं है, कई केसेस में तो डिवाइडेड है, थोड़ी यहाँ है थोड़ी वहाँ है, हर एक सब लोग ऐसे बुरे नहीं है, पर कई तो हैं। और जो इकोनॉमी जो हमारी डिसेंट्रलाइज रही है, फार्मिंग डिसेंट्रलाइज रही है, किस तरह कितने किसान, कितने ड्राइवर, कितने लोग ठेले वाले हैं, कितने लोग जो स्ट्रीट में वेंडर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, इनको रिप्लेस करके, जिसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो है वो एक तरह जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है उसका नाश कर रही है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, ये तो बढ़ रही है, सेंसेक्स में जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पर किसको रिप्लेस कर रहे हैं? उन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जा रही है, फार्मर्स में अनएम्प्लॉयमेंट जा रही है, फार्मर्स में सुइसाइड बढ़ रही है, क्योंकि ये जो सेंसेक्स इकोनॉमी है, ये 1, 2, 3, 4% के लोगों के लिए, या मे बी 5% जो इंडिया के लोग हैं, वो इसमें बहुत धन बना रहे हैं, बहुत उनको फायदा हो रहा है, बाकी जो 80-90% है उनको फायदा इसमें से नहीं हो रहा। सो ये जो, लेकिन ये जो थिंकिंग है, ये बाहर के विदेशी जो मल्टीनेशनल्स के साथ जुड़ी हुई है, ये अलग है ही नहीं बिल्कुल। और ये जो हमारी सरकार है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है, सरकार भी इसी चीज में इन्वॉल्व है, वो भी इनकरेज कर रही है। अब देखिए, सेंसेक्स के जो सारे कंपनीज हैं मिलकर 25% से ज्यादा इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई, पहले थी 5%, फिर होगी 10%, फिर होगी 20%, अब 25 से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब हर साल हम क्योंकि हमारी शॉर्टेज है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इंपोर्ट कर ही जा रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे पैसा, तो इसलिए हम बेची जा रहे हैं, माइंस बेची जा रहे हैं, जो कुछ धन है, जो भी हमारी, ये तो एक गलत तरीका है। इसका मतलब ये ऐसे है कि सपोज मेरे को आमदनी नहीं है, मैं अपनी बड़े आराम से रहना चाहता हूँ, मेरी ज्यादा आमदनी है, तो आमदनी नहीं है, तो मैं अपने घर बेची जा रहा हूँ, जो मेरे को जायदाद है वो बेची जा रहा हूँ, हर साल बेच के रह रहा हूँ, तो ये तो सारी उम्र तो नहीं चलेगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो जो दिवालिया बनाने वाला है। हाँ, ये नेशनल वेल्थ जो है, ये जो पहले तो नेशनल वेल्थ को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया कि आप ले लीजिए, तो फिर वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसमें जो फैमिली है, जो प्रमोटर है, वो तो अपने लिए काफी पैसा ले लिया और बाकी उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया। तो इसका मतलब ये जो ये सिस्टम है, ये नेशनल वेल्थ बिकी जा रही है
और फॉरेन कंट्रोल और ज्यादा आता जा रहा है। अब देखिए, अंग्रेज भी तो पहले कंपनी की तरह आए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो मल्टीनेशनल थी, वो इंग्लिश गवर्नमेंट थोड़ा आई, वो इंग्लिश कंपनी आई, वो आकर उसने धीरे धीरे करके और चीजों को टेक ओवर करते करते सारा कंट्री उनके कब्जे में आ गया, तो वो उनका एम्पायर बन गया। फिर बाद में क्वीन विक्टोरिया ने टेक ओवर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी एम्पायर चला रही थी। तो अब हम दोबारा गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये हम इसको पहचानने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हमको काफी रिसर्च करनी है दूसरे लोगों के बारे में भी। और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, कोई दंगाबाजी में हैं, कोई एनजीओ में फंसे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, इनको ये तो एक तरह की मतलब यहाँ पर आग निकली तो हम आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, वहां आग निकली उसको बुझाते हैं। लेकिन हमको पता करना चाहिए कि ये सारी आगों का कारण क्या है। बड़ी बिग पिक्चर से देखना चाहिए। जब आपके नलके में गलत तरह का पानी आता है, गंदा पानी आता है, दूसरे के नलके में आता है, तीसरे के नलके में आता है, तो फिर आपको जो हेडक्वार्टर में जहां पर पानी का टैंक है वहां पर जाके चेक करना चाहिए कि वहीं से पानी आ रहा है, वो कहां कौन डाल रहा है उसमें, ये जहर क्यों आ रहा है। तो इस तरह की रिसर्च हम कर रहे हैं और हमको सहायता चाहिए कि हम और लोग हमको ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत देर लगेगी। और हम चाहते हैं कि हम यंग लोगों को ट्रेनिंग दें, उनको इनकरेज करें, उनको मटेरियल दें, उनके साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। और इसीलिए हम स्वामी जी कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने ये हमको यहाँ इनवाइट किया और हम दोबारा भी आके काफ़ी दिन लगा के काम करने का।